तो देख लो भाई, कौन सा नदी तंत्र है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र की यही खास बात है, पूरे एशिया के अंदर है ना, पूरे एशिया के अंदर ये भी, इसका भी नाम बड़ी नदियों में, 2900 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई नदी, अपनी ना लंबाई के लिए और बड़ी चौड़ाई के लिए और दुनिया में बाढ़ लाने के लिए विख्यात है। समझ में आया बात? यह ब्रह्मपुत्र, दुनिया की जितनी भी नदियां मौजूद है ना, दुनिया नहीं, भारत में जितनी भी नदियां मौजूद है ना, वे सारी स्त्रीलिंग है। एक नदी का नाम बता दो जो स्त्रीलिंग नहीं है। सारी स्त्रीलिंग है, ब्रह्मपुत्र को छोड़कर। ब्रह्मपुत्र का जो मतलब हो ना, वो हो ब्रह्मा का पुत्र। ये पुल्लिंग, भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो पुल्लिंग है। रियलिटी बात है यार, हकीकत की बात, समझ गए? तो जो ब्रह्मपुत्र हो ना, ब्रह्मपुत्र जो नाम हो, यह नदी ना, हम नाम लगा के इसके लिए स्त्रीलिंग लगा देंगे, लेकिन स्त्रीलिंग है नहीं हो। समझ गए? ब्रह्मपुत्र एक प्रकार की पुल्लिंग नदी, पुल्लिंग, ऐसे हो जाओ। अब ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तो जो कृष्णा नदी है ना, कृष्णा, वो भी इसमें काउंटिंग होगी स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग के लिए यूज कर। भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में। बोलो 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 बोलो, अब चुप हो जाओ, इसे लेकर डिबेट है क्या? और क्या समझना ब्रह्मपुत्र के बारे में? ब्रह्मपुत्र तो बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ब्रह्मपुत्र ने भारत का नाश कर दिया। भारत के अंदर अगर सोचा तो कहीं बाढ़ आती है ना, ये ब्रह्मपुत्र वही नदी जिसने भारत के असम जिले का विनाश कर दिया। देखो वहां भारत का नक्शा पीछे टंगा हुआ हो, उसके अंदर असम का नक्शा दिखाई दे रहा हो तुम्हें, देखो, आँख खोल, चलिए देख। अच्छा, असम के नक्शे को देखो, तमीज से देखो असम के नक्शे को, और जैसे असम के नक्शे को देखोगे तमीज से, तो वहां से देखो, वहां एक नदी निकल के आ रही, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वो ब्रह्मपुत्र नदी पूरे असम के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में बाढ़ लेकर आती है। सबसे ज्यादा कहीं मात्रा में बाढ़ आती है तो असम के अंदर आती है। 10 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई हो चुकी, सोच सकते हो तुम, 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो चुकी। 10 किलोमीटर चौड़ी नदी है, चौड़ाई इसकी 10 किलोमीटर है। जैसे हाथ लेकर रुड़की इतनी चौड़ाई है इसकी, जहां हाथ लेकर रुड़की इतनी चौड़ाई है इसकी। समझ में आया बात है? इसलिए भारत का ना सबसे लंबा जो पुल था, उसका नाम महात्मा गांधी सेतु पुल था। और वो महात्मा गांधी सेतु पुल जो पटना के अंदर था, गंगा नदी पर था, वो अब वो नहीं है। अब यहाँ एक दूसरे पुल का नाम, उसका नाम ढोला सदिया पुल। ये भारत का सबसे लंबा पुल है। समझ में आया बात? अब महात्मा गांधी सेतु पुल नहीं है। मैंने कहा यो ना, ये जो नदी, ये नदी क्या नाम हमारा, ये ब्रह्मपुत्र नदी अब अपनी चौड़ाई लगातार बढ़ाती चली जा रही। इसका आकार धीरे धीरे, हालांकि रेम्प घाटी में बहती है। रेम्प घाटी ऐसी घाटी हो जब इधर भी पर्वत हो इधर भी पर्वत हो, दोनों तरफ इसके पर्वत, पूरी नदी में चारों तरफ यहाँ साइड में पर्वत ही दिखाई देगा, ऐसे पर्वतों के बीच में बहेगी। समझ बात? या ऊपर नहीं तो जैसे भारत में असम में प्रवेश करती है तो रेम्प घाटी में निर्माण करती है। रेम्प घाटी का ऊपर नहीं है, ऊपर तो मैदानों में प्रवेश करती है। एकमात्र ऐसी नदी पूरी दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर, 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां नौका चलाई जाती है। जहां नौका चलाई जाती है, एकमात्र भारत की ऐसी नदी जहां नौका चलाई जाती है। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। तो 2900 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई नदी अपना रास्ता नहीं बदलती भी है। जैसे असम के अंदर प्रवेश करती है, भारत के अंदर एक दर्रा, यंगयप दर्रे से प्रवेश करती है। नामचा बरवा चोटी पड़ती है, पूरे भारत की ना सबसे, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा चोटी है। पहाड़ पर्वत हो, वहां सबसे ऊंची पीक है, चोटी है। उसके पास एक दर्रा पड़ता, उसका नाम यंगयप दर्रा। वहां से भारत के अंदर प्रवेश करती है असम के अंदर तक, तब ये रैम्प घाटी में बहना स्टार्ट कर देती है। और रैम्प घाटी ऐसी हो, रैम्प घाटी बिल्कुल, अगर तुम यहाँ बीच में खड़े हो गए ना तो तुम इधर भी पर्वत दिखाई देगा, और यहाँ खड़े हो गए तो इधर भी पर्वत दिखाई देगा। ऐसी घाटी को हम रैम्प घाटी बोलते हैं। और पूरे भारत के अंदर धीरे धीरे फिर रैम्प घाटी में बहती है। कहते हैं इसकी चौड़ाई लगातार फैलती चली जा रही और धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाती चली जा रही। हर साल नहीं, धीरे धीरे ऐसे निकल जाती है, दो धाराओं में बट जाती है। कुछ भाग बीच में छूट जाता, मिट्टी का भूभाग ऐसे बहने लगती है, और कट 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 ऐसी आवाज करती है बहती हुई। इसीलिए यहाँ कुछ ऐसे द्वीपों का निर्माण हुआ जिसे हम नदी द्वीप भी कहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा जो नदी द्वीप, नदी के आकार का द्वीप, नदी में द्वीप, नदी बीच में, और हम माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। और माजुली द्वीप यहीं से मौजूद है। माजुली द्वीप पर ना सोनवाल जनजाति रहती है। सोनवाल जनजाति के ही एक मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री बने। अब सोच लो, जनजाति रहती है वहां, जनजाति के मुख्यमंत्री बने। उनकी कहानी भी बताएंगे पूरा का पूरा। पहले पेपर में आराम से लिखेंगे, क्या कैसे लिखेंगे, सब मैप में मौजूद है। जिसने मैप समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। हर सवाल पूछा हुआ जो मैं बोल के बताऊंगा वो हर सवाल पेपर में आने वाला। समझ में आया बात? या ठीक, रैम्प घाटी में बैठती है नदी। दूसरा, सबसे पहली बात सवाल है, ये नदी निकलती कहां तक, कितने देशों में बहती है। सबसे पहला सवाल ये, निकलती कहां तक, कितने देशों में बहती है, और कहां कहां कौन से नाम से जानते हैं, पहले यही सवाल है।
ऐसे ही तुम अपना नोट्स बनाओगे ऐसा करके। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ जो नदी है जो मैंने मेरे द्वारा बनाई, देखो रेड कलर की जो सीमा बनाई गई ना, ये नेपाल है हमारा, ये सिक्किम साइड में है, भूटान आ जा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है साइड में, उसके बाद ये क्या है हमारा, ये उत्तराखंड हुआ, उत्तराखंड के ऊपर ना है तिब्बत हुआ, और तिब्बत के अंदर ना एक पर्वत श्रृंखला कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रृंखला, उसके पास एक ग्लेशियर नाम है चेमायुंग डुंग, पूरा नाम है चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहां से, तिब्बत के अंदर, तिब्बत उसके ऊपर डायरेक्ट चाइना, तिब्बत चाइना के ही अधिकृत है, ये बात तुम जानते हो अच्छी तरह, समझ की बात है। यहाँ किसका राज्य, चाइना वालों का राज्य, तिब्बत को वही करना होगा जो चाइना को, जो चाइना वाले कहते होंगे, समझ में आया बात, उसकी अधिकृत होगी। तो चेमायुंग ग्लेशियर है ना, इसके पास तो निकलती है यहाँ से नदी, लेकिन जैसे जैसे निकलती है नदी तभी हम इसे ब्रह्मपुत्र नदी नहीं कहते, अभी ब्रह्मपुत्र नदी नहीं, नहीं देखो उसका नाम, जैसे तिब्बत वाले अपनी भाषा बोलते हैं, हे सांखो जारी सांखो सांगपो 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 सांगपो, तिब्बत वाले बोलते हैं। सांगपो शब्द का मतलब हो हवा को शुद्ध करने वाली, सांगपो शब्द का मतलब यही हो, हवा को शुद्ध करने वाली, हवा को। तो तिब्बत वाले लोग बताओ ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, सांगपो। देखो मैंने यहाँ सांगपो लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, कौन से ग्लेशियर से निकलती है नदी, अभी हमने ब्रह्मपुत्र कहा तो नहीं, आगे चली चली रे चली चली रे चली भाव, यहाँ डैम बनने स्टार्ट हो जा, जियंस की डांगू डैम है, 650 मेगावाट के बड़े बड़े डैम बनाए गए, यहाँ बना दिए गए, समझ नहीं बात है। और जो जिला है ना चेमायुंग ग्लेशियर, ये पुआंग जिले में पड़ता, पुआंग जिला, तिब्बत के अंदर एक जिला पड़ता पुआंग जिला, पुआंग है तो तिब्बत का जिला पुआंग जिला, ठीक। तो पुआंग जिले से निकलती, तिब्बत के अंदर पुआंग जिले से निकलकर चेमायुंग ग्लेशियर के पास से निकलते हुए और ऐसा पूर्व की तरफ चलती है, इधर पूर्व पड़ता है ना, इधर पश्चिम, इधर पूर्व पड़ता, और ऐसे चलती है, और जैसे चलती है तो यहाँ ना जैसे चाइना के अंदर पहुंचती है, तो तिब्बत अलग देश, वो देश चाइना के अधिकृत काम करता, यह कुछ हिस्सा चाइना के अंदर चला जाता है इसका। और चाइना वाले ना इस यारलंग, इसे बोलते हैं यारलंग जांगबो, हाँ तुम्हें अलग लैंग्वेज दिखाई देगी, उसका घबराना नहीं, वही लैंग्वेज जो मैंने बोर्ड पर लिखी सही सटीक लैंग्वेज, पेपर में पर्सन में वही लैंग्वेज पूछी हुई, यारलंग जांगबो, ये इसका ही नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का। अभी ब्रह्मपुत्र नदी कह रहे, जब तिब्बत के अंदर थी तब कहते थे सांगपो, और जब चाइना के अंदर चली गई तब कहते हैं उसे यारलंग जांगबो। कहां से निकल गई है, चेमायुंग ग्लेशियर कहां पड़ता, पुआंग जिले में, किसके, तिब्बत के, तिब्बत के अंदर भी जिले हो इस तरह ही। अच्छा चलिए, और जैसे जैसे चली तो ये भारत का अरुणाचल प्रदेश है, ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा ना ऊपर की ओर उठा हुआ, ये भारत का अरुणाचल प्रदेश है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में ना एक चोटी पड़ती है, हिमालय पर्वत है पूरा का पूरा 25 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ, उसकी सबसे पूर्वी चोटी है, भारत की सबसे पूर्वी चोटी है ये, नामचा बरवा चोटी, नामचा बरवा जो चोटी है ना, वहां से ना एक दर्रा पड़ता, उस दर्रे का नाम है यंगयप दर्रा, पहाड़ को काट कर बनाया गया रास्ता ही दर्रा हो, पहाड़ को काट दो, उसे काट कर बनाया गया, नदी के द्वारा पहाड़ को काट दिया गया, रास्ता तैयार कर दिया गया, उसे हम दर्रा कहते हैं, पास बोलते हैं, पास, उसका दर्रे का नाम है यंगयप दर्रा, यंगयप दर्रा। तो ब्रह्मपुत्र नदी ना भारत के अंदर यंगयप दर्रे से प्रवेश करती है, नामचा बरवा चोटी के पास है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, समझ में आई बात या। और जैसे यंगयप दर्रे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ना, लेकिन अरुणाचल प्रदेश वाले लोग ना अभी से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं कह रहे, अरुणाचल प्रदेश वाले लोग इसे अलग नाम से जानते हैं, अलग नाम से जानते हैं, वहां जनजाति रहती है उसे कहते हैं दिहंग जनजाति, नदी का नाम भी जनजाति के नाम पर रख दिया, दिहंग नदी। हाँ तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहांग नदी, दिहांग नदी, एपी लिखा हुआ नहीं, दिहांग राइट में लिखा हुआ एपी, एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश वाले लोग इसे दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, दिहांग। कोई दिक्कत यहां तक। और जैसे ही ये असम के अंदर प्रवेश करती है, क्योंकि ये एरिया असम के अंदर फैला हुआ, जैसे ही असम के अंदर प्रवेश करती है तब इसे असम वाले लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मपुत्र असम वाले लोग कहते हैं। और भैया ना ब्रह्मपुत्र के बाद ब्रह्मपुत्र जो नदी असम के अंदर बहती है, असम के बाद यार समझ जाओ मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, मैदानी भागों में नहीं रैंप घाटी बनाती है, और रैंप घाटी वही घाटी हो, यानी इधर भी पहाड़ दिखाई देगा, इधर भी पहाड़ दिखाई देगा, यानी बीच में आसपास हुई मैदानी में प्रवेश कर जाएगी, नहीं चौड़ाई अपनी लगातार धीरे धीरे बढ़ाती चली जाएगी, अपनी चौड़ाई लगातार धीरे धीरे बढ़ाती चली जाएगी, वो बहुत बड़े एरिया को अपने अंदर संभाल लेगी।
समझ में आई बात है? इसकी इसकी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सके, 1 मीटर इतना हो, 2 मीटर इतना हो, 3 मीटर इतना हो, 4, इसकी जो औसतन ऊंचाई है ना, गहराई है 38 मीटर, 38 मीटर। सोच लो 38 मीटर कितना होगा। ये कमरा 3 मीटर का, 4 मीटर का भी नहीं है। अभी कितनी गहराई होगी इसकी, कितनी गहराई होगी, कितने लोग इसकी चपेट में जाते होंगे। अच्छा, इतनी गहराई में क्या बता रही, आप ही क्या बताना चाह रहे हैं? 38 मीटर। पेपर में सवाल पूछेगा? नहीं पूछने का। क्या पूछेगा फिर? ये बताना चाह रहा, ये नदी समुद्र तल को प्राप्त कर चुकी पूर्ववर्ती नदी। ये जब भी बहती थी, जब यहाँ ये हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था, ये पूर्ववर्ती नदी। और वहां ब्राइट में लिखा हुआ देखो, पूर्ववर्ती नदी पहले ही बहती थी, हिमालय का निर्माण तो भी ताजा ताजा हुआ। कहीं कहीं तो इसकी गहराई 120 मीटर तक। कैन यू बिलीव इट? 120 मीटर, 120 मीटर बहुत गहराई हो। याद रखना, इतनी गहराई है इसकी। ये इस बात का प्रतीक क्या, ये नदी अपना समुद्र तल प्राप्त कर चुकी। और नदी ने जब तक बहती रहती, जब तक बहती रहती, जब तक बहती रहती है, जब तक वो समुद्र तल को प्राप्त नहीं करती लेती। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? और जानो, और जानो। और इसका आकार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। रैंप घाटी के अंदर बहती है, जो मैं तथ्य बोलकर बताऊंगा, जो लंबे समय तक याद रखते हैं, इसलिए क्लास को सुनना बहुत जरूरी हो। समझ में आया बात? क्या वे जो कुछ फेनोमेना दिमाग में बस जाते हैं, क्योंकि मैं इस तरह ना ताल लगाकर बताता हूँ, तो दिमाग ना उस चीज को एक्सेप्ट, रीड करता है। चाहे तुम 3 साल बाद ही पढ़ रहे हो, समझिए, तो तुम्हारा दिमाग ना उस चीज को रीड करता। बीच में अगर रिविजन कर लिया हो तो बार बार रीड करता। समझ में आई बात है? वे भी तो इंसान ही जो एग्जाम क्वालिफाई करके चले जाते हैं। वे कौन है फिर, मुझे भी बता दो। समझ, वो वे कौन था जो झोपड़ी में बैठ कर पढ़ रहा था? तुम तो कितने कह रहे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। वो कौन था जिसकी माँ टमैंक ले गई थी और लगातार पढ़ता जा रहा था? वो कौन था, वो कौन थी? समझ में आई बात? ठीक, तो ये भी तो खास बात हो। चलो 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 चलो, चली यहाँ आई, इसके अंदर चले गए। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? पता लग गया? ब्रह्मपुत्र, असम वाले लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्र आई, ब्रह्मपुत्र आई। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश वाले कहते हैं दिहंग आई, दिहंग, 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 दिहंग आई, दिहंग। हाँ, और जो दिहंग नदी ना, ये धीरे धीरे इतना गहरे भाग में बहती है, इतने गहरे भाग में बहती है। ऐसा इसका हाल ऐसा हो जाए, देखो ऐसा हो जाए, बहते बहते ऐसा ऐसा। ये पूरा का पूरा पहाड़ था, पूरा का पूरा, और यहाँ नदी बह रही थी। ये भाग काटता चली गई, काटती चली गई। ये भाग नीचे आता गया, आता गया, आता गया, आता गया, आता गया। ये भाग धीरे धीरे इतना नीचे चला गया, बहुत गहरे भाग में। अभी जो नदी है ना, नदी आया समझ में, इस गहरे वाले भाग में बह रही है नदी, इतने गहरे भाग में। ऊपर खड़े होंगे ना तुम, ऐसा दिखाई देगा मानो ऊपर तो व्हाइट कलर का दूध की नदी बह रही हो, दूध जा रहा हो पूरी नदी में। ऐसे भाग को हम, गहरे भाग को हम गार्ज बोलते हैं, गार्ज। तो नदी ने यहाँ गार्ज का निर्माण कर दिया, गार्ज, या आई आकार की घाटी बोलते हैं, आई आकार की घाटी। उस स्थान का नाम ना दिहंग नदी बहती है। दिहंग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी ना दिहंग गार्ज का निर्माण करती है। दिहंग गार्ज अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जब अरुणाचल प्रदेश में ना यंगेप दर्रे से पास होती है, तो यंगेप दर्रे के अंदर ना इस ना इतनी गहरे में बह बह दिहंग गार्ज का निर्माण कर दिया। इस हम आई आकार की घाटी बोलते हैं। देखो, आई नहीं बन गया एक प्रकार का, आई आकार की घाटी बोलते हैं, आई आकार की घाटी। समझ में आया बात? या और इसके बाद ना जैसे ये असम में अंदर प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ ना ब्रह्मपुत्र असम के अंदर, पूरे भारत के अंदर सर्वाधिक मात्रा में अगर कहीं बाढ़ आती है तो आसाम के अंदर आती है, जब वर्षा का मौसम होता है। बंगाल की खाड़ी तो उठने वाला मानसून जैसे ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता, तो यहाँ गारो खासी जयंती तो वर्षा करता उसकी। तो इतनी बात नहीं है। जब आई बाढ़ वर्षा के मौसम में चलो होगा, तो ऊपर भी ना जो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण इसका जलस्तर बढ़ जाता है। जैसे जलस्तर बढ़ जाता, असम का पूरा खतरे में जाता, असम का। तो क्यों ना भारत सरकार को कुछ कोशिश करनी चाहिए, और इस यहाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ डैम बना देने चाहिए, ताकि इसका पानी रोका जा सके। बनाए ये रे, केमांग, ढिंगरोंग, पापुम, पाकी परियोजना, इतनी सारी परियोजना चलाई, लेकिन सारी की सारी विफल। क्यों? क्योंकि चाइना पहले ही वहां जियांस्की, जियाची, ऐसे नाम की 4 बड़ी परियोजनाएं बना रखी। 4 बड़ी, एक तो ऐसी 610 मेगावाट की। ये मेगावाट की क्या है समझाऊंगा तुम्हें। ये 4 परियोजना यहाँ बना के बैठा हुआ चाइना, और मैंने तो पहले ही जल रोक कर रखा हो। और जब जल रोक को रखेगा हम यहाँ, तो फिर एक साथ इंसान सारा जल छोड़ देगा, हमारी परियोजना के ऊपर को भी पानी टप जा फैल। इसका दुरुपयोग करता, क्योंकि इसके बाद में यहाँ तक, जैसे ये नामचा बरवा चोटी, उसके बाद ये नदी ना गहराई भाग में प्रवेश करती है, एकदम इसका ढाल 3 हो जाता है, और धीरे धीरे फिर घाटी में प्रवेश करना स्टार्ट करती है, और ऊपर से इतना सारा जल आगा तो सारी पूरे आसाम को अपनी चपेट में ले लेगा। हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं। जब भी तुम मानसून के बारे में पढ़ोगे, तो असम की बाढ़ का जिक्र हर साल पढ़ोगे तुम।
एक सवाल काता पेपर में लिखने के असम की बाढ़ के ऊपर, समझ में ये बात यार। तो पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में बाढ़ आती है, भारत सरकार की सर में दर्द कर जैसे ना। इनके पास भारत सरकार हर साल विफल है, हर साल सरकार यहाँ मुआवजा बांटती है, समझ में आया बात यार। तो जिस सरकार की लिए समस्या ना, इन फ्यूचर भी समस्या, यहाँ हर साल यहाँ फ्लड आती है, फ्लड जानते हो, बाढ़ आती है, सरकार के लिए हर साल समस्या। यहाँ आईएमडी परेशान है, आईएमडी जानते हो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग हर साल परेशान है वो बतागा कि इसमें 20 दिन बाद बाढ़ आने वाली, बाढ़ आ रही, मतलब वर्षा हो रही 40 दिन बाद, इन्हें बताया था 20 दिन बाद, इसके पूर्वानुमान में गलत हो रही, इसकी फोरकास्टिंग भी गलत हो रही, सब फैल है, समझ में। और लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मारे जाते हैं, नए नए बनाए पुल टूट जाते हैं, सरकार अस्त व्यस्त हो जाती है। बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या, समझ आई बात है। तो यूपीएससी सवाल पूछता है वहां से निकालेगा, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई को दिक्कत। बाढ़ हुआ, भूस्खलन हुआ, गरीबी हुआ, भूखमरी हुआ, बेरोजगारी हुआ, जो भारत के अंदर आने वाली समस्या ने, इशू, चैलेंज, मुद्दे, वो यूपीएससी के सवाल है। और आप सवाल आप नहीं पूछने का हो क्या, तो एक साल तो जरूर चर्चा में रहा हुआ होगा, वो पूछेगा, 1-2 साल तक चर्चा में रही होगी वो न्यूज, बहुत बड़ा मैटर बन चुका होगा, वो पक्का सवाल पूछेगा, वहां से निकालेगा 250 शब्द तुम पर पक्का लिखवागा, समझ में आया बात। यार इसे क्यों पढ़ रहे, ताकि लोकेट करा जा सके समस्याएं कहाँ मौजूद है। अभी हमें यहाँ से क्या पता लगा, यूपीएससी को क्या पता लगा, ये पता लगा कि असम के अंदर सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, पूरे भारत के अंदर कहीं बाढ़ आती है। अगर तुमसे मुझे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उसे प्रदर्शित करना पड़ गया, तो मैप आंसर राइटिंग कर रहे थे, तो असम को इंडिकेट नहीं करोगे बनाकर, असम का तीर चिन्ह खींच रहे थे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र खींचोगे नहीं। उसके बाद यहाँ नीचे चेन्नई के अंदर चले जाओगे, चेन्नई के अंदर नहीं, यहाँ इसमें क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर चले जाओगे, मध्य प्रदेश के अंदर जो बेतवा नदी बह रही, उसमें बाढ़ आती है कभी कभी, सिंध नदी में, समझ में आई बात यार, ठीक। और बिहार के अंदर जो कोसी नदी, उसको भी इंडिकेट करोगे, भागलपुर जिले में बाढ़ आती है, तो इसे क्या है, इसे आंसर राइटिंग में 4 चांद लग जाएंगे तुम्हारे। मूर्ख पता कौन हो, मूर्ख वे हैं जो अपना रास्ता बदलते हैं, समझ में बात यार, जो डर जाते हैं, हार जाते हैं, वे जो एग्जाम छोड़कर भागते हैं ना, वे दुनिया में कहीं भी विफल नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी चीज अपना खुद का ही कॉन्फिडेंस खो दिया। दुनिया में सबसे बड़ी चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, वो कभी मरना नहीं चाहिए, समझ में आई बात यार। कभी एक दिन तुम्हारे भीतर का सेल्फ कॉन्फिडेंस मर गया ना, गए तुम्हारा पतन हो जाएगा उस दिन। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मनुष्य समझ नहीं सकता और इसे कर नहीं सकता मनुष्य, इस बात को दिमाग में धारण कर लो, समझ में आया बात यार। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मनुष्य कर नहीं सकता और जिसे वो समझ नहीं सकता, हर चीज तुम्हारे समझने के लिए और तुम्हारे करने के लिए बनाई गई, अब मुझसे नहीं बनाई हुआ। कोई चीज तुम समझने जा रहे हो, मनुष्य तो बनाई सब, और तुम्हारे लिए बनाई, और तुम भी इंसानी हो तो तुम्हारे समझने के लिए बनाएगी। क्या यूपीएससी और क्या पीसीएस, फिर समझ में आया बात यार। फिर इतना सा दिखाई देगा तुम्हें, यूपीएससी पीसीएस है ही क्या, 80% लिखने, 80% लिखने, और 16% उसमें ऑप्शन में लिखने, 8 इसमें, 8 में 10% ऑप्शन में, 80, और ये 10% लिख कर 80 10 कितने, 90 क्वेश्चन लिखने, 90 क्वेश्चन में तो और लिख कर 1000 के आसपास नंबर लाने, तुम टॉप करोगे यूपीएससी में। क्या है पेपर है, जिस दिन नतीजा पक्का हो जाता रहा, और टाइम लेगा 1-1.5-2 साल का टाइम तो दो ना, क्या जा रहा है, कोरोना में 2 साल भीतर रहे, क्या किसी का क्या उखाड़ लिया तुमने, या तुमने किसी का क्या, किसी ने तुम्हारा क्या उखाड़ लिया, क्यों जी, सही बात है गलत बात है, समझ में आ रही, क्यों नहीं आया, इन्हें आ समझ में आ रहा, समझ पाए। अभी ये पढ़ाऊंगा ना बाढ़ के बारे में, जो मैं सोशल इशू पढ़ाता हूँ ना टॉपिक, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, समझ की बात, उसमें पेन रोक नहीं सकता, समझ में आया। चलो लेकिन इंडिकेट तो कर लो कहाँ कहाँ समस्याएं मौजूद है। और जैसे ये नदी अभी आसाम के अंदर थी, आसाम वाले लोग बहुत इज्जत करते हैं इसकी, इतनी इज्जत करते हैं उनका ही नाश कर देती है, वो कहते हैं ब्रह्मा का पुत्र है, ले ब्रह्मा के पुत्र ने तुम्हारा नाश कर दिया, ऐसे यह ब्रह्मपुत्र। और जैसे ये बांग्लादेश में पहुंचे ना, तो बांग्लादेश वाले पता क्या कहते हैं, जमुना आई जमुना, हाँ जमुना कहते हैं, जमुना जमुना आई। आसाम के लोग हर साल दिए जलाते हैं ताकि बाढ़ ना हो, फिर भी बाढ़ आती है नदियों में, सच में ही, समझ में आया बात। या अगर तुम कुछ गांव था ऐसे भी, अगर वहां बैठ कर शराब पी लेना तो पूरे गांव मार मार उनके ऐसे तैसे कर दे। हाँ बैठ कर शराब नहीं पी सकते, तुम शराब पी लोगे ब्रह्मपुत्र नाराज हो जाएंगे तो यहाँ हमारा क्षेत्र प्रभावित हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। इसलिए विशेष तौर पर संरक्षण देने का काम करते हैं गांव के लोग भी, ऐसी ऐसी जगह यहाँ मौजूद है, ऐसी ऐसी पूजा पाठ करते, कल्चर, समझ में एक बात है, तो कल्चर का सम्मान करना चाहिए अपने,
इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? जब बांग्लादेश वाले किस नाम से जानते हैं? जमुना। जमुना नहीं है, जमुना। एकदम जमुना चाह रहा कोई? जमुना। असम वाले लोग किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र। और इसके अरुणाचल प्रदेश वाले दिहंग। और चाइना वाले यारलंगजांगबो। यारलंगजांगबो। और जो तिब्बत वाले शांगपो। शांगपो शब्द का मतलब क्या है? देखो, गोमू ग्लेशियर से निकल गई, गोमू ग्लेशियर गंगा आई, उसके बाद यहां से निकल गई साइड से यमुना, और गंगा और यमुना का जहां संगम होगा वो इलाहाबाद। इलाहाबाद। और जो इलाहाबाद है ना, यहाँ से नदी निकली यहाँ से और यहाँ पहुंच जाएगी, इसके अंदर इसे पद्मा के नाम से जानेंगे। जैसे इस वाले भाग में पहुंचोगे ना तो पद्मा कहलागी। पद्मा। पद्मा कहलागी। ये बताओ, ये बांग्लादेश नहीं है? बांग्लादेश वाले गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। और गंगा और जो पद्मा है ना, पद्मा, अब जब पद्मा कह रहे हैं, पहले तो हमारे देश में तो गंगा कहते हैं, गंगा को ये बांग्लादेश वाले लोग नहीं, बांग्लादेश से पूरा का पूरा बांग्लादेश के अंदर ये वाले लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा। तो पद्मा और जमुना दोनों की शाखा मिल जाती है और आगे बढ़ती है। इस शाखा को मेघना कहते हैं। मेघना। और मेघना के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मेघना कौन थी आया समझ में? मेघना नदी का नाम था। समझ में आया बात? है मेघना नदी का नाम था। दोनों की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। और मेघना तो कहलाती है, धीरे धीरे ऐसे बढ़ जाती है, लंबी मात्रा में गाद मिट्टी काट कर लेकर आती है। ये नदियां, गंगा नदी भी बहुत अधिक मात्रा में गाद मिट्टी काट कर लेकर आती है और यहाँ इस भाग में लाकर जमा कर देती है। और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण हुआ। क्या नाम है? सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा, जहाँ बंगाल टाइगर पाया जाता है, बड़े बड़े मगरमच्छ पाए जाते हैं। मगरमच्छ। मगरमच्छ। मैंग्रोव वन के लिए भी फेमस है एक क्षेत्र, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन को पृथ्वी की किडनी कहते हैं। आज समझ, क्या कहते हैं? किडनी। फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेजन के जंगलों को। धरती का फेफड़ा कहते हैं अमेजन के जंगलों को। अमेजन के जंगल पूरी दुनिया में सबसे बड़े जंगल कहाँ से पड़ते हैं? दक्षिण अमेरिका के अंदर ही है। उसके बाद लेकिन जो सुंदरबन का डेल्टा ना, इतना फेमस है, इतना अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाए यहाँ कि यहाँ ना हर जीव के लिए संरक्षण, चाहे वे छोटे छोटे सांप हो, छोटे छोटे इतने सांपों की जितनी प्रजातियां पाई ना, सब यहीं पाई जाएगी। वे ना अपनी यहाँ नर्सरी देने आते हैं, नर्सरी ऐसा आते हैं, ऐसा प्रवेश करके आते हैं ऐसे सांप, और उसके बाद ना यहाँ छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह हो, और फिर ऐसे नीचे पानी में चले जाते हैं कुछ सांप और अपने अंडे छोड़ जाते हैं उस स्थान पर। मगरमच्छ भी अंडे के अंदर ही पैदा हो, पता होगा तुम्हें? पता नहीं? तुम्हें पढ़ा नहीं क्या बॉटनी के अंदर? कुछ पढ़ा भी नहीं पढ़ा उसके अंदर? सुन लो ध्यान लगा अच्छे तरीके से, पढ़ा नहीं? अरे जंतु विज्ञान वाला हो भाग। तो इसके अंदर ना, तो यहाँ मगर तो नर्सरी के लिए फेमस है, हर प्रकार का जीव जंतु, और तो बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। जैव विविधता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र, हॉट स्पॉट कह सकते हो इसे मेरे हिसाब से, तो समझिए, लेकिन है नहीं हॉट स्पॉट, याद रखना बात। या तो बांग्लादेश के अंदर जो सुंदरबन का डेल्टा का मतलब वो मिट्टी गाद काट कर जमा कर दिया गया नदियों के द्वारा, यहाँ सुंदरबन का डेल्टा। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं? अभी तक नदियों का तो नाम ही बताया, कौन कौन सी नदी कहाँ से जाती है। चलो इतनी बात बता दो, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अच्छा, इसकी खास बात पता क्या है? और क्या खास बात है इसकी खास बात ये भी है भाई कि यहाँ ना जो आसाम है, तुम्हें पता होगा आसाम की जो पहाड़ियां देखो, ये तरेम घाटी में नदियां बह रही है, इसके ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियां, उन सुंदर सुंदर जो पहाड़ियां ना, वहां इतनी आर्द्रता पाई जा कि वो चाय के लिए उपयुक्त हो। समझ में? चाय के लिए उपयुक्त हो, चाय की खेती के लिए उपयुक्त हो। और यहाँ ना बड़ी मात्रा में आसाम की चाय पूरी दुनिया में फेमस है, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में फेमस है। यूरोप पूरा का पूरा आसाम की चाय का फैन है। पूरे यूरोपियन भारत के अंदर आते थे ना, आए समझ में, तो आसाम की चाय पीते थे अलग था। अब तो यहाँ एक वो आती थी दार्जिलिंग टी आती थी, चाय की पत्ती आती थी, वो इसी के नाम पे फेमस थी। आसाम की चाय थी वहां से। आसाम की चाय के अंदर ना कहते हैं आसाम की चाय और यूरोप की दारू दोनों बराबर हो। समझ में आई बात? क्या कहा? इसका मतलब उसे पी के इतना नशे होने का जितना नशे चाय की पी हो जाएगा, इतनी खतरनाक चाय थी। समझ नहीं बात? सारे गम भुला दे, ऐसे ऐसे तो वहां उसके नाम लिखे हुए आसाम के अंदर उसके। चलो अच्छा, जब चाय की इतनी बात बताई रही, कुछ है क्या यहाँ से ऐसा? हाँ, पूरे भारत के अंदर एक यहाँ अनुसंधान केंद्र बनाया गया रिसर्च करने के लिए, चाय के ऊपर नए नए प्रकार की चाय की किस्मों की खोज करने के लिए एक अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर बनाया गया, अनुसंधान केंद्र बनाया गया, जिसे हम ना जोराहर स्थान का नाम है, इसी आसाम के अंदर पड़ता, जोराहर राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र के नाम से जानते हैं। समझ बात है? एक पेपर में पूछा हुआ, इसलिए मैंने लिखना पड़ा मुझे यहाँ से। मैंने कहा भारत के अंदर जो भी जीव से संबंधित कुछ भी आगा ना, मैं जब जिक्र कर रहा हूँ, चर्चा करता चलूंगा मैं,
तो नाम क्या है? जोराहर। और है क्या है? राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र। ये भी याद रखना तुम, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान। राष्ट्रीय शब्द लगाओ नहीं, राष्ट्रीय पूरे भारत के लिए चाय के पर रिसर्च करनी हो तो यहाँ जाना होगा तुम्हें, जोराहर में। आए चाय के बारे में कुछ ही पता करना हो सब बता देंगे तुम्हें। और यूपीएससी ने चाय के ऊपर सवाल पूछा हुआ, चाय के ऊपर सवाल पूछा भूगोल में। कह रहा चाय के लिए जो जम्मू कश्मीर इतना फेमस नहीं हुआ, ये क्षेत्र इतना फेमस क्यों हुआ दार्जिलिंग वाला? समझ में ये बात? या मेरे से पूछा हुआ सवाल ये तुम उस दिन भी जिक्र कर रखा, पिछले वाले क्लास में जिक्र कर रखा है मैंने। पहले ये बताओ, छोटे छोटे पर्सन समझ में आ रहे नहीं है, ये सवाल जरूर पूछेगा। जोरावर है ना, जोरावर ये क्या है? राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र। कहाँ स्थित है? आसाम के अंदर स्थित है। थोड़ा नीचे जाओ, थोड़ा नीचे जाओ। अब तो सुनो ध्यान से, इसमें ना जो यह दिहंग नदी में साइड से एक नदी मिलती है, उसका नाम है दिबांग नदी। ये ना ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, जो ब्रह्मपुत्र है ना उसकी सहायक नदी दिबांग नदी। दिबांग लोहित, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मत भूलना, याद रखना बात। या जो दिबांग नदी और लोहित नदी ना इस साइड से आकर मिलती है इसमें दिहंग नदी में। दिहंग नदी क्या दो, ब्रह्मपुत्र नदी क्या दो, सांगपो क्या दो, यारलंग क्या दो, सबकी मां एक ब्रह्मपुत्र नदी। समझ नहीं बात है? इतने सारे नाम, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, क्योंकि पेपर में ये भी पूछा गया, ये पूछा गया, ये पूछा गया। दिबांग नदी और जो बांग्लादेश के अंदर कहते हैं, बांग्लादेश के अंदर कहते हैं जमुना, जमुना नहीं जमुना, जमुना। गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी, थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है हमें नादानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। सुना नहीं तुमने गाना? तो बदतमीज, ऐसा कोई गाना नहीं है, मैंने खुद ही जोड़ कर बनाया। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? बताओ, सुनो 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 सुनो, यहाँ ना एक पुल बनाया गया, बहुत चौड़ाई है इसकी, 10 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई है इस नदी की, रैम्प घाटी में जैसे निर्माण करती है। इसकी खास बात ये, यहाँ ना जिला पड़ता है तिब्बत का, और एक लगभग 600 किलोमीटर के एरिया में ना, 600 किलोमीटर के एरिया के आसपास, 600 किलोमीटर की लंबाई के आसपास यहाँ नाव चलाई जाती है। क्योंकि ऊपर नहीं नदी, पठार पर ऊपर, ये नदी पठार के अंदर प्रवेश करती है। पठारों पर एक पठार प्लान नहीं लागना का, यहाँ कोई पहाड़ी नहीं है ऊपर, ये पूरा इलाका पठारी, बस पहाड़ तो यही पाया जाएगा पूरा पूरा। इस तरह पठार के 4000 मीटर ऊंचाई पे पठार है, ये 4000 मीटर की ऊंचाई पे पठार है। और प्लान इलाका, नदी ना ऐसा विसर पर नहीं करती, नदी शांत होकर चलती है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो भाई शांत जल के अंदर ना नाव चलाना आसान हो। तो पूरी दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर नौकागामी नदी है आज तक, इस पूरी दुनिया की। अब ऊंचाई पर जो जहां नौका चलती है, ना नाव चलती है, बड़ी मात्रा में ना जो चाइना वाले वे लकड़ी काट कर यहाँ नाव में डालते हैं और जाकर इस क्षेत्र में लाकर उतार लेते हैं और अपने यहाँ कटान के अंदर ले जाते हैं, वहां उनके कागज बनाए जाते हैं बड़ी मात्रा में। जितना कॉपी किताब तुम यूज कर रहे हैं ना, जो मटेरियल आता था चाइना से, अब नहीं आता, अब तो भारत के अंदर ही बनने स्टार्ट हो गए हैं, जब तक भारत के अंदर कारखाने लगे हुए। समझ में आया बात? यूज करते हैं और अपने इधर लेके चले जाते हैं। समझ में आया? और सुनो, जैसे भारत के अंदर प्रवेश करती है ना नदी, तो भारत के अंदर भी रेम्प घाटी में, भारत के अंदर भी रेम्प कुछ पुल बना दिए गए। अब कुछ ऐसे पुल है जो बहुत फेमस पुल है, उसने क्या रास्ता आसान कर दिया। अगर हमें जाना हो ना तो कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर जाना पड़ता था, 10 किलोमीटर का पुल बना दो, 5-7 किलोमीटर का पुल बनाया, 10 किलोमीटर का जैसे तुमने पुल बनाया, तो जो रास्ता ना मुझे जाने में 3 घंटे लगते थे, वो रास्ता अब 10 मिनट में तय हो जाएगा, 10-15-20 मिनट में, ऐसे पुल बनाकर। लेकिन भारत का ना सबसे जो लंबा पुल है वो पहले महात्मा गांधी सेतु पुल था, जो पटना के अंदर था, पटना के बिहार के अंदर था, बिहार के अंदर पटना जिला पड़ता, मैं देखा हुआ था। लेकिन ये बदल दिया, मैं चेक कर रहा था, बदल दिया, अब बदल कर इसका नाम ये रख दिया ढोला सदिया पुल। ढोला सदिया पुल, ढोला कहते थे अरुणाचल प्रदेश को, पुल जो सदिया कहते थे आसाम को, आसाम, तो नाम रख दिया ढोला सदिया पुल। हाँ, तो ये इसे नाम भूपेन हजारिया पुल भी कहते हैं, भूपेन हजारिया पुल। अब भूपेन पता कौन थे? भारत का देखो सबसे लंबा पुल नहीं आया, मैंने कहा ये भारत का सबसे लंबा पुल है, जो भारत का सबसे लंबा पुल है ना, वो गंगा नदी बनी है अब ब्रह्मपुत्र नदी पर, और आसाम के अंदर हो, किसके? और सर ना ढोला सदिया पुल या भूपेन हजारिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल कहते हैं सर। आसाम के गायक थे भूपेन हजारिया, इतनी बात नहीं है। और ये भाई से भारत रत्न भी मिला हुआ, देखो तो मैं कहां से डाटा निकाल के लेगा, भारत रत्न मिलेगा, चलो तो ठीक था। भारत के 6 पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला हुआ, यही नहीं रुका बंदा, पद्मश्री भी लेगा, पद्मश्री नहीं लेगा, पद्म भूषण विभूषण भी लेगा। इसके नाम पर तो स्टेडियम भी बनाया गया आसाम के अंदर, भूपेन हजारिया स्टेडियम क्रिकेट गुवाहाटी, ऐसा बजो स्टेडियम भी बनाया गया।
तभी तो ये बंदा कितना खतरनाक इसके नाम पर पुल बनाया गया, देख लो। आपने इतने सारे नाम क्यों लिखे? पेपर ऊपर तो ना रखे, समझ में आया? मैं पूछ रखा है ये स्टेडियम है भूपेन हजारिया स्टेडियम कहाँ से हो? भूपेन हजारिया स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम कहाँ से है? आसाम के गुवाहाटी में। और क्या पूछा हुआ? और ये पूछ रखा है कि किस में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला हुआ, किसे मिला हुआ, ऐसे सवाल पूछ। तो इसे भूपेन हजारिया को मिला हुआ। समझ में आया बात है? भूपेन हजारिया इसके नाम पे ही नाम है, भूपेन हजारिया पुल के नाम, हजारिया जनजाति थी वहां के। आया समझ में? तो भूपेन हजारिया जो पुल है ना, ठीक, उस महात्मा गांधी सेतु पुल से भी बड़ा हो। मुझे इसकी लंबाई मालूम नहीं है, इतना तो तुम नेट पर भी सर्च कर सकते हो। समझ में? ढोला सदिया पुल के नाम से इसे जानते हैं। महात्मा गांधी की छुट्टी होगी, महात्मा गांधी सेतु पुल की छुट्टी होगी। समझ में आई बात है? जो गंगा नदी बता पटना के अंदर मौजूद था। और ठीक हो तुम? अच्छा आ गए, बहुत खत्म सा देखने। अच्छा नदी जा रही है ऐसे ऐसे जा रही है नदी, आई 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 नदी ऐसे जागी, एकदम मिट्टी काट कर लागी, इस भाग में मिट्टी जमा कर दी और ऐसे निकल जागी। और ये बीच में एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन चुका, कई किलोमीटर एरिया का क्षेत्र बन चुका। अच्छा तो भाई बीच में एक द्वीप बन चुका था, द्वीप बन गया और लोग इतने बदतमीज इस पे खड़े, इस पे रह रहे, तो कह रहे हम तो यहीं रहेंगे, चाहे नदी आओ चाहे कुछ आओ, हमने घर बना रखे हैं यहाँ, इधर को निकल गई नदी, कह रहे बस फिर पूजा पाठ करनी स्टार्ट कर दी। ये तो माजुली द्वीप है, इसका नाम रख दिया माजुली द्वीप। कुछ जनजाति के लोग वहीं रह गए, कुछ जनजाति लोग वहीं रह गए। अब इधर भी नदी बह रही, इधर भी नदी बह रही, नौका लेके जाते हैं, जरूरत है ही नहीं उन्हें। वो कह रहे नदिया इधर को चली जा, इधर को चली जा, बस भगवान की कृपा, हम पूजा पाठ बहुत करते थे। समझ में आई बात? क्या नदी इधर को निकलेगी, इधर को निकलेगी, हमारे को कुछ नहीं बिगड़ा। बीच में नदी के बीच में द्वीप, नदी द्वीप का निर्माण हुआ, उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। वीडियो भेजी थी तुमने, किसी ने भेजी थी माजुली द्वीप की वीडियो भेजी थी। माजुली द्वीप के बारे में यूट्यूब पर जाकर सर्च करना। विश्व का ना क्या सवाल पूछा जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते में पड़ा। आज समझो, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है उसकी खास बात ये नहीं है चावल की खेती है उस द्वीप पर। यस चावल की खेती। और यहाँ सोनवाल जनजाति रहा, सोनवाल जनजाति पूछा जा सकता कौन सी जनजाति कहाँ रहा? सोनवाल जनजाति हो सकता है 4 जनजातियों के नाम दे दे, पूछे अमुक नाम की जनजाति कहाँ कहाँ रहा, तो फिर वाट नहीं लग जाएगी। और एक ऑप्शन पता होगा तो काटने में आसानी रहेगी ऑप्शन को। तो सोनवाल जनजाति है, ये सोनवाल जो जनजाति है ना, यही रहा माजुली द्वीप पर। अच्छा आसाम का नाम सुना है? आसाम का, आसाम का तो आसाम तो एक राज्य, राज्य का एक मुख्यमंत्री हो, जिक्र उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी, इस तरह वहां आसाम का कोई ना कोई मुख्यमंत्री। सोनवाल जनजाति जो इस द्वीप पर है ना, इसी जनजाति के का एक व्यक्ति ने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के अंदर के बाद ना इस क्षेत्र में माजुली द्वीप पे चुनाव लड़ा, और यहाँ था ना विधानसभा क्षेत्र एक प्रकार का, और विधानसभा क्षेत्र तो उसने क्या करा, चुनाव जीत गया, और चुनाव जीत को मुख्यमंत्री तक बन गया। और उसका नाम जानना चाहते हो? सीएम है वहां के, उसका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल सीएम है। भारत का पहला नदी द्वीप जिला है, नदी के रास्ते में पूरी यो ना, यह नदी द्वीप जिला भारत का सबसे पहला नदी के रास्ते में, और द्वीप और जिला भी है, द्वीप भी है जिला भी है। जो माजुली द्वीप एक प्रकार का जिला बन चुका है। यह बात जिला का दर्जा दिलवाया सर्बानंद सोनोवाल ने, क्योंकि यही कहा था अपने हितों को ध्यान में रखते हुए टेंशन नहीं लो, मैं मुख्यमंत्री बन गया ना, इसे जिला बना दूंगा। अब माजुली द्वीप को जिला बना दिया उसने, और जीत गया। लोगों ने भरमार मात्रा में वोट डाल रहा था। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं सवर के सामने। कौन कह रहा था साथ में? काली काली। चलो जाओ, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, भरम कहीं चाइना वाले ऐसे जो बस नाव का इस्तेमाल कर सके, इसका ठेका इन्होंने रखा कि नदी में नाव लगाई और चल दिए बैठ कर। क्यों ना? नाव का जो रास्ता है ना बहुत आसान हो। एक तो उसमें ऑयल नहीं लगने का, लगा हुआ तो कम लगेगा। दूसरा क्या होगा, पानी खुद ही लेकर चला जाएगा, मज्जी भी आगे बढ़िया वाली, पोल्यूशन नहीं होने का। तो जो एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए हम ना, नेशनल वाटरवे बना रखे हम ना, ठीक, तो हमने भी नेशनल वाटरवे बना दिया यहाँ से, और नाव लगा दी, जिसे जाना ना 500-600 किलोमीटर में ना, नाव में बैठो चुपचाप चले जाओ, पानी जा रहा तेज तेज, उसको एक थोड़ा सा इंजन लगा दिया, अब चला रही गाड़ी और पहले पहुंच जाओगे। एक प्रकार के ना डेडिकेटेड कॉरिडोर बोल लो, डेडिकेटेड कॉरिडोर, प्रदूषण नहीं होने का। जाओ चलो जाओ। वो तो माजुली द्वीप की बात कर रहे थे। अच्छा माजुली द्वीप है ना, यही ब्रह्मपुत्र के अंदर,
ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से लेकर धुबरी तक, सदिया से लेकर धुबरी तक, यहीं पढ़ो आसाम के अंदर ही, सदिया से लेकर धुबरी तक दूसरा नेशनल वाटरवे है, राष्ट्रीय जल मार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग दूसरा। और पहला कहां से, हल्दिया से लेकर हुबली तक, हुबली से लेकर हल्दिया तक। यूपी में बताया था मैंने, यूपी में पहला गंगा नदी के अंदर बनाया गया वाटर, हाँ यूपी में हल्दिया से लेकर हल्दिया तक है बस, यूपी के हाँ हल्दिया पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो दूसरा है वो नेशनल वाटरवे, नंबर दूसरा राष्ट्रीय जल मार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग सदिया से लेकर धुबरी तक। यहाँ नौकागाम में नौका चलाई जाए, नौकागाम में नदियां, सदिया से लेकर धुबरी तक लोग लकड़ी काटते हैं, नाव में डालते हैं और काट कूट कर फिर अगले औद्योगिक क्षेत्र लेके जाते हैं नाव में भरकर, वही काम हम यहाँ करते हैं। समझ नहीं बात यार, तो उसका ट्रांसपोर्ट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। और ये इसका खर्चा भी कम आता, तो यहाँ नेशनल वाटरवे बना दिया हमने। नेशनल वाटरवे जो हो ना भारत के अंदर, ये दूसरे नंबर का नेशनल वाटरवे है, दूसरे। फिर मैं पूछ सकता, याद रखना बात, या कुछ भी पूछ सकता इसमें, लेकिन यूपीएससी नहीं पूछने का। यूपीएससी जनजाति तो बहुत प्यार है यूपीएससी को, सोनवाल जनजाति रहो माजुली द्वीप पर, समझ आई बात यार, इससे माजुली द्वीप ये भी नहीं पूछने का, समझ आई बात है। ये पूछ चुका हो, जो पूछ चुका है पूछता नहीं हो, बस दर्रे तो बहुत प्यारा, कौन से दर्रे तो प्रवेश करी नदी, समझ बात। जनजाति तो बहुत प्यारा उसे, क्योंकि जनजाति को बचाने के लिए प्रोग्राम चलाया जाना हमारे यहाँ से, ठीक। और ये पूरा मैप भी हाईलाइट हो जाए, साइड से देखो कौन सी नदी मिल रही, दिबांग और लोहित नदी मिल रही, इसमें आगे मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक। अब आगे चलो, यहाँ तक ये पूरा मैप जो उसमें लिखा हुआ सब चीज क्लियर होगी नहीं होगी। ऐसी कोई चीज जो मैप में लिखी हो तुम्हें समझ में नहीं आ रही, अरे भाई ऐसी कोई चीज मैप में लिखी हो जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही, देख लो एक बार। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पूर्ववर्ती नदी है, पहले से ही बह रही है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागामी नदी है, उत्पत्ति इसकी चेमायुंग ग्लेशियर, तो चेमायुंग ग्लेशियर तो इसकी उत्पत्ति हो, उद्गम हो उसका। ऐसा समझ, बांग्लादेश में से किसके नाम से जानते हैं, जमुना, जमुना, जमुना नहीं जमुना, जमुना याद आ रहा है। अब एक काम करते हैं, मैं इस नदी को ना साइड में बना रहा हूँ, इस नदी को यहाँ से निकाल कर ना, यहाँ से हटाकर और उधर लेके जा रहा हूँ, और इसकी ना फिर आसपास से कुछ नदियां साइड से जोड़ती है। और मैं पेपर में पूछी हुई पूछा किसकी सहायक नदी, पक्की बात है, बार बार पूछेगा। तो इसके आसपास छोटी छोटी नदियां मिलती है, इस मैप को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ठीक, और यहाँ से उठा रहा हूँ और यहाँ मार रहा हूँ, फेंक कोई बाहर ऐसा समझ में नहीं, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब मैं सारा समझ में आ रहा तो क्या समझा रहा, क्या दिक्कत होगी। देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, यह कोड जो नीले कलर की बनाई गई ना, यह ब्रह्मपुत्र नदी, यह ब्रह्मपुत्र नदी नीले कलर की बनाई गई। कुछ नदियां इसमें ऊपर से आकर मिलती है, कुछ नदियां ऊपर से आकर मिलती है, जैसे ये बताओ ये ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे जा रही है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने आप को ब्रह्मपुत्र नदी मान कर रखो। अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो ये मेरा कौन सा हाथ, बायां, ये मेरा दायां हाथ नहीं है, ये बायां हाथ नहीं है, तो ये दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, ये बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, तो दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां ना, उसमें एक फेमस नदी उसका नाम है सुबनसिरी। और यूपीएससी ने सवाल निकाल रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना कि सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, सुबनसिरी ऊपर जाती है चाइना के पास तक, ऐसे सुबनसिरी। उसके बाद इसका नाम है संकोश, संकोश, ये भी संकोश भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। हो सकता है इसे लेकर सवाल पूछे, जब इसने जब 19 का पूछ लिया तो उसका क्या भरोसा है, इसका पूछ लो क्या नाम है, संकोश, संतोष नहीं है संकोश, उसके नाम है मानस, मानस पूरे भूटान की मुख्य नदी, भूटान इसके रास्ते में पड़े बिल्कुल, ऐसा समझो, भूटान की मुख्य नदी मानस नदी है। मानस नेशनल पार्क भी उसके पास ही पड़ा, इसी के रास्ते में आते हुए, इसके बीच से गुजरा ये नदी, मानस नेशनल पार्क के, ऐसे समझो। केमोंग, केमोंग के बाद तीस्ता, जो सिक्किम के अंदर जेमू ग्लेशियर के पास से निकलती है, जेमू ग्लेशियर निकलती है, ये बांग्लादेश आ जा पूरा ऊपर है, बांग्लादेश की सीमा, और ऐसे प्रवेश कर जाती है नदी। तो ऊपर की नदी के नाम याद करो, चलो, सुबनसिरी, संकोश, मानस, केमोंग, तीस्ता, सुबनसिरी, संकोश, मानस, केमोंग, तीस्ता। अब बताओ सुबनसिरी, संतोष, मानस, केमोंग, तीस्ता, भूल गए, मामजिस्तानी तीस्ता, याद रहा ये बात है। पहली सुबनसिरी, संकोश, मानस, केमोंग, तीस्ता, केमोंग तीस्ता, मानस केमोंग तीस्ता, मानस केमोंग तीस्ता, मानस केमोंग तीस्ता, मानस केमोंग तीस्ता, सुबनसिरी संकोश, सुबनसिरी संकोश, सुबनसिरी संकोश, सुबनसिरी संकोश, सुबनसिरी संकोश, सुबनसिरी संकोश, मानस केमोंग तीस्ता, सुबनसिरी संकोश, मानस केमोंग तीस्ता,
याद रहा ये बात, सुन लो, बता बिना उधर देखे हुए। याद रहे, बता। हाँ, थोड़ा तेज बता, स्पीड बढ़ा। संतोष, संतोष को ना, अच्छा बता फिर आगे बता। तीस्ता कहाँ से निकलती है? हरिद्वार को नहीं था? याद होगी तुझे? पहले का नाम सुबनसिरी। मैंने तो एक बचा था कि सर खुद ही बता दिए, गजब। यहाँ सारी साइड थे दिबांग, दिबांग, दिबांग कह दो, दिहंग कह दे, की मतलब कन्फ्यूज मत हो ना। मैप में कुछ और मिलेगा, किताब में कुछ और मिलेगा, मैंने वो लिख रखा जो पेपर में आया हुआ। समझ में आई बात यार? मैप में कुछ और मिला, किताब में कुछ और मिलेगा, नेट में कुछ और मिलेगा, मैंने वो लिख रखा जो पेपर में आया हुआ। समझ में आया? मैं पहले कह रहा हूँ दिबांग, तो दिबांग दिहंग एक ही मतलब। उसके बाद साइड से आकर मिली लोहित नदी, लोहित। उसके बाद है घन सिटी, यमी नदी का नाम है घन सिटी। पूछा ना घन सिटी किसकी सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र की। लोहित किसकी सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र की। दिबांग किसकी सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्म क्या है? हाँ धनसिरी, धनसिरी क्या? धनसिटी, धनसिरी, हाँ धनसिरी होगा, धनसिरी है, सही है। धनसिटी नहीं है, धनसिरी है, सिरी रह है, सिटी नहीं है, धनसिरी रह है, धनसिरी। उसके बाद कोपिली, कोपिली नदी, कोपिली नदी की ये भी विशेषता, इसकी खास विशेषता यही है, जो कोपिली नदी ना पूरे भारत की सबसे अधिक अम्लीय नदी है, सबसे ज्यादा एसिड पाया जाए इसके अंदर। ये जो कोपिली नदी ना, या ना पूरे भारत की सबसे अधिक अम्लीय नदी, जो कि इसके अंदर ना यूं समझ लो, इसके बाद ना इसके अंदर कोई भी जीव नहीं मिलता, सारे के सारे मर जाते हैं, एसिड पहुंचा उनके अंदर। जैसे इस नदी का जल मिलेगा, उससे पहले तो तुम्हें जीव मिलेंगे, इसके बाद जीव मिलने खत्म हो जाएंगे। जो जल के अंदर रहने वाली जीव, मछलियां भी नहीं मिलती इसके बाद। क्यों नहीं मिलती? इसकी जो कोपिली नदी मिल जाती है ना, उसका अधिक सबसे अधिक अम्लीय नदी है, इतना ज्यादा मात्रा में एसिड। अब तुम सोचते होंगे इसके अंदर एसिड आता कहां था? जहां तो चट्टान से निकल कर आ रही ना, उन चट्टानों के पास जो मेघालय है, वो उसके अंदर बड़ी मात्रा में अम्ल खनिज अम्ल पाए जाते हैं। और खनिज अम्ल जब पाए जाते हैं, इस नदी के अंदर जाते हैं, कोपिली नदी के अंदर, और जाते हैं तो उसमें जल डालती है, जल डालती है तो आग जलाती है इसके अंदर, तो सारे के सारे इसका जो तंत्र प्रभावित कर देती है। और यहाँ तक, जब तक यहाँ तक पहुंचती है बांग्लादेश के अंदर, तब तक इसके अंदर कोई जीव नहीं पाया जाता। और जैसे आगे पहुंचती है तो ये समझ जाओ इसकी जो अम्लता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि दूसरी नदी का जल भी से मिल जाता। समझ में एक बात या? तब जाकर उसके अंदर ना फिर ठीक ठाक तरीके से आगे पहुंचती है, इतने अम्ल मौजूद हो जितने एक जो जीव हो ना उसके लिए बहुत जरूरी हो। समझ में एक बात? बड़ी मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है इस क्षेत्र में जाकर। तो जो कोपिली नदी ना, ये भी भारत की सबसे अधिक अम्लीय नदी है, कोपिली नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। उसके बाद यहाँ साइड से ना मणिपुर, सब मणिपुर साइड में जल पड़ता है, मणिपुर, मणिपुर के पास से यहाँ साइड से नदी निकलेगी, जो ना इसमें जाके मिल जाएगी, उसका नाम है बराक नदी, बराक। तो जो बराक नदी है ना, जो बराक नदी, वो किसकी सहायक नदी? बराक नदी मेघना की, जिसकी सहायक नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही थी ना, जमुना, जमुना की सहायक नदी बोल रहे, जमुना की सहायक नदी जो मणिपुर से निकलती है। समझ में आई बात या? और इस पर एक बांध बनाया गया, टिपाई मुख बांध, टिपाई मुख बांध, बांग्लादेश को और भारत को लेकर, इसके बीच में विवाद। बांग्लादेश बांग्लादेश के और भारत के संबंधों में कभी लिखना पड़ेगा ना, तो इस बांध को लेकर विवाद। जो बराक नदी पे हमने बांध बनाया ना, तो जो बांग्लादेश वाले हमारे पे बार बार आरोप लगा हुआ कि हम ना इसका पानी रोक लो, और भारत के अंदर जो प्रभावित करते हैं, इसलिए बांध को लेकर विवाद कि तुमने इस नदी का पानी क्यों रोका। जो भारत के अंदर ना कुछ लोग इस बराक नदी, बांग्लादेश के अंदर कुछ लोग इस बराक नदी का जल उपयोग कर खेती करते हैं। और जब खेती करते हैं ना, तो कहते हैं जब तुमने सारा पानी रोक कर इसके अंदर तो बिजली बना ली, तो हम तो ये तो कठिनाई है। तो इसलिए बांग्लादेश को, बांग्लादेश के और भारत के बीच में विवाद लगा टिपाई मुख बांध को लेकर। और जो बराक नदी बना हुआ, बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, आया समझो? मणिपुर की पहाड़ियां, इन्हें लेमाटोल की पहाड़ियां भी कहते हैं, लेमाटोल की पहाड़ियां। तो लेमाटोल की पहाड़ियां तो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी खास बात क्या है भारत के अंदर ये नदियां, इस पर ना लखीपुर से लेकर भांगा तक, भांगा, भांग नहीं है भांगा, भांगा नहीं है भांगा, यहाँ तो लेके एक नेशनल वाटर 121 किलोमीटर का वाटरवे बनाया, नेशनल वाटरवे बनाया गया, राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया, उसकी संख्या 6 है, 6ठे नंबर का नेशनल वाटरवे है ये, यहाँ बनाया गया इसको, लखीमपुर से लेकर भांगा तक, 6ठे नंबर का। पहले नंबर का पढ़ा दिया मैंने, दूसरे नंबर का पढ़ा दिया, 6ठे नंबर का पढ़ा दिया। समझ में आ बात या? तो पूछा जा सके ये नेशनल वाटरवे है, राष्ट्रीय जल मार्ग है, और ये इसी बराक नदी पर। अब बराक नदी जमुना की सहायक नदी है, जमुना की। और जमुना तुम पता लग गया, ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना, जो बांग्लादेश वाले लोग जमुना के नाम से जानते हैं उसे। समझ के बात या? इतनी बात बता दो, बुझारी नहीं बुझारी। तो ये देखो ऊपर दिमांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली, पता लगा कोपिली के बारे में? अम्लीय नदी नहीं या
खनिज अम्ल को साथ में लेकर आती है, और यहाँ बड़ी मात्रा में जो जल बनाने वाले जीवन है उनका जो जीवन स्तर वो प्रभावित करती है भांति भांति प्रकार से। समझ में आया बात क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इतनी बात बता दो समझ में आई नहीं। सुबंसिरी, संकोच, मानस, केमोंग, तीस्ता, एक सामान्य छात्र को इतनी जानकारी होनी चाहिए अगर ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा तो। अब क्या है, ये जो नदी है ना ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी मात्रा में बाढ़ लाती है, तो भारत ने सोचा यार क्यों ना हम एक काम करते हैं, इसको कुछ बांध बना देते हैं। जो मैं बांध है ना, बांध की जो लोकेशन है, इसे लोगे मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने श्योर नहीं बनाई है, ये जो लोकेशन बना रखी है कभी इसके पीछे हाथ धो पड़ जाओ, बस मैंने जानबूझ को इंडिकेट कर दी ये इस नदी पर मौजूद है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। समझ नहीं बात? है ब्रह्मपुत्र नदी पे ये लोकेशन मौजूद है, तुम अपने हिसाब से खोज लेना। पाकी परियोजना, पाकी परियोजना भारत ने बना रखी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर मौजूद है, ठीक, उसका नाम पाकी परियोजना। पापुम परियोजना ये भी इसके अंदर ही मौजूद है। केमोंग परियोजना, डिंगरोंग, तो ये 4 परियोजनाओं के नाम तुम सर्च करके भी लिख सकते हो जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाई गई अरुणाचल प्रदेश के अंदर। क्यों? ताकि उसके जल को रोका जा सके और आसाम को बाढ़ से बचाया जा सके, ऐसा समझो, ताकि यहाँ के पानी का उपयोग करके बिजली बनाकर दूसरे क्षेत्रों में उपयोग करी जा सके जहां बिजली नहीं पहुंची। समझ में आया बात? लेकिन समस्या है, विफल है। और तो ब्रह्मपुत्र नदी, चाइना तो अपना उसका इस्तेमाल करेगा ही। यहाँ चाइना ने 3-4 बांध बना रखे, चारों के नाम सर्च करके लेकर आने। एक का नाम है जियांस्कू डागू, बांध के नाम है, सबसे पहले बांध वही है डागू, सबसे पहले। तो ये 4 बांध बना रखे, 4 बड़े बांध, चारों के नाम सर्च करके यहाँ लिखने तुम 1 2 3 चारों बांध के नाम कौन कौन से में। समझ में आया बात? या कितने बांध बताए मैंने? 4 कर लो तू भी, आया समझ जा। वो जमाना कुछ और था जब पंडित नेहरू थे, और पंडित नेहरू नहीं आए। समझ में आ बात? है कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमारा ये समाप्त हुआ। ये 4 बांध के नाम लिख लोगे यहाँ, और उसका बांध का नाम पक्का याद रखना। क्यों? क्योंकि मेंस के आंसर राइटिंग में काम आगा। क्यों आगा? अगर तुम चीन के और पाकिस्तान भारत के संबंधों में लिखोगे तो लिखते वक्त अगर जहां विवाद का पॉइंट लिखना पड़ेगा, चीन का और भारत का किस बात पर विवाद है, इन पर ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर जो परियोजनाएं बनाएंगी उनमें विवाद है, एक आधी परियोजना का नाम लिख दो, 1 नंबर फालतू में नहीं जाएगा। ऐसे समझना, जैसे जीएसटी 5वें 4थे नंबर की परियोजना भाई है, ऐसी परियोजनाओं के नाम। तो 1-2 परियोजनाओं के नाम यहाँ मैप में लिख लेना, आसानी रहेगी, ठीक। उसके बाद एक और मेंस के लिए कौन सी लाइन काम की? मेंस के लिए लाइन काम की कि यहाँ ना जो तिपाई मुख बांध है ना भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद है, इसे लेकर यहाँ तक लिख सकते हो तुम। भारत और बांग्लादेश के बारे में कभी लिखने का मौका मिलेगा। और क्या काम का मेंस के अंदर? तो यहाँ क्या काम का, ये बता काम का कि जो नदी यहाँ ना, ये भी एक पूर्ववर्ती नदी हो सकता है। पूर्ववर्ती नदी को लेकर पेपर में सवाल पूछ ले, इसके बारे में आपका क्या कहना? कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदियां कहलाती है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी एक प्रकार की पूर्वी नदी है, आज समझ में। और पूर्ववर्ती नदी ये अपना समुद्र तल प्राप्त कर चुकी, इतना अधिक मात्रा में गादनी काट कर लेकर आती है, मिट्टी निक्षेपनी काट कर लेकर आती है नदी। समझ में है बात? यार इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? पूरा मैप को एक बार बैठे बैठे दिमाग में स्कैन कर लो, कहाँ कहाँ तक सवाल पूछा जा सकता, हर चीज पर नजर दौड़ा लो। ऐसी कोई चीज जो मैप के अंदर लिखी हो तुम्हारी समझ में ना आई हो। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को मैं आज यही विराम दे दूंगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कभी इससे ज्यादा गहराई से पढ़ाया भी नहीं जा सकता, और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया भी नहीं जा सकता, उसे फिर मूर्खता ही होगी। समझ में आया बात? या उसके बाद हम पता कल किसकी बात करेंगे? जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार नीचे जो मौजूद है, यहाँ से निकलने वाली नदियों की बात करेंगे और विस्तार पूर्वक मैं उनका वर्णन करूंगा। समझ में आया बात? है समझ में आ रहा? इतना क्यों मुस्कुरा रही? मुस्कुरा और अच्छा, मुस्कुरा और मुस्कुरा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया?